हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम द डैम बस्टर्स इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6। ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की एक और अनोखी कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 जारी है और साल है 1942 का। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक होनहार ब्रिटिश साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम है बर्न्स पिछले कुछ दिनों से रोज अपने 4 बच्चों के साथ मार्बल्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइफ काफी चिंतित है। दरअसल बर्न्स का कहना है कि वो इस खेल के जरिए कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखने के लिए बर्न्स के एक दोस्त जो कि डॉक्टर है, उन्हें उनकी वाइफ ने बुलाया है। तो बर्न्स उन डॉक्टर को बताते हैं कि जर्मनी के 3 डैम्स है जो जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उन डैम्स के जरिए बिजली का उत्पादन होता है और उस बिजली से फैक्ट्रियां चलाई जाती है, जिन फैक्ट्रियों में हथियार और अन्य युद्ध सामग्री बनाई जाती है। इस एरिया को जर्मनी का हार्ट कहा जाता है और अगर तीनों डैम्स को तबाह कर दिया जाएगा तो जर्मनी काफी हद तक मुश्किल में आ जाएगी और ये वॉर काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ब्रिटेन की सरकार और उच्च अधिकारी इन डैम्स को खत्म करना चाहते हैं, उसका प्लान बना रहे हैं। पहले तय हुआ था कि 40,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 किलो का बम गिराएंगे और ये बम डैम की दीवार से 50 फीट की दूरी पर गिराएंगे, लेकिन डैम की ये दीवार 120 फीट चौड़ी है, तो इस बम से इस दीवार को खरोच भी नहीं आने वाली है। इसलिए बाद में हमने सोचा कि 30,000 किलो का बम गिराएंगे, लेकिन 30,000 किलो का बम लेके उड़ने के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं है। दूसरा तरीका है पानी के अंदर से अटैक करना, तो टॉर्पीडो लॉन्च करना होगा, लेकिन इस दीवार से कुछ फीट दूरी पर 2 लोहे के मजबूत जालियां लगाई गई हैं। हर तरीके के हथियार और टॉर्पीडो को रोकने में ये जालियां सक्षम हैं। पानी के अंदर से भी हम इस दीवार तक नहीं पहुंच सकते। मतलब हर तरीके से इस डैम की दीवार को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर बर्न्स ये काम करना चाहते हैं और इसीलिए कोई तरीका खोजना चाहते हैं। फिर बर्न्स उस समिति के पास जाते हैं जिस समिति के लोगों को डैम तोड़ने की आदेश दिए गए थे। बर्न्स उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि उसने एक नया तरीका खोज निकाला है, पर अभी उस पे काम जारी है। उन्हें इस तरीके पर काम करने के लिए डैम का एक नकली मॉडल और थोड़ा सा समय चाहिए। शुरू में कुछ समिति के लोग सहमति नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाद में सभी को मानना पड़ता है और फिर डैम के एक छोटे से मॉडल पर पहला परीक्षण होता है और बर्न्स साबित करते हैं कि जो योजना पहले बनाई गई थी कि बम को दीवार से 50 फीट की दूरी पर फेंका जाएगा, तो दीवार को खरोच भी नहीं आएगी क्योंकि पानी एक कुशन की तरह काम करेगा। पर तभी एक दूसरा और परीक्षण किया जाता है जहां पर पहले के मुकाबले सिर्फ आधा ही बम इस्तेमाल किया जाता है और वो बम दीवार से एकदम चिपक कर रखा जाता है और विस्फोट किया जाता है। तब इस छोटे से बम से भी डैम की दीवार टूट जाती है। इस बात से सभी ऑफिसर्स खुश हो जाते हैं, पर अब वो सवाल करते हैं कि टॉर्पीडो नेट के होते हुए बॉम्ब आप दीवार तक पहुंचाएंगे कैसे। तब बर्न्स बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और ये कैसे हो पाएगा ये पता लगाने के लिए मुझे एक परीक्षण टैंक की आवश्यकता है। और फिर बर्न्स को एक परीक्षण टैंक दिया जाता है जहाँ पर वो कई महीने इस खोज में बिताते हैं कि कैसे वो बॉम्ब को ठीक दीवार से चिपक कर ब्लास्ट कर पाएंगे और आखिरकार वो नतीजे पर पहुंच जाते हैं और ऑफिसर्स को बताते हैं कि बॉम्ब सही स्पीड में सही ऊंचाई से सही अंतर पर ड्रॉप कर देंगे तो वो बॉम्ब उछलता हुआ ठीक दीवार तक पहुंच जाएगा और ब्लास्ट होगा। और मैंने स्पीड, ऊंचाई और अंतर का सही पता लगा लिया है, तो हम ये कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिस टैंक में बॉल को उछाल कर दिखाते हैं और सभी लोग बर्न्स की इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद बर्न्स प्लेन से ठीक बम के आकार और वजन के नकली बम झील में फेंककर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि क्या उन्हें जो चीज खोज निकाली है वो काम करती है भी या नहीं। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट भी सक्सेस हो जाता है और वो प्रूव कर देते हैं कि ये तरीका काम करता है और इस बात से भी ब्रिटिशर्स काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब असली बॉम्ब के साथ एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था क्योंकि असली बॉम्ब के नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। लेकिन बर्न्स को असली बॉम्ब एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि बर्न्स को स्पेशली गोल आकार में बॉम्ब चाहिए था और नॉर्मली 10,000 kg की जगह सिर्फ 4,000 किलो का बॉम्ब ही चाहिए था।
था, तो ऐसे बॉम्ब स्पेशली डिजाइन करने पड़ेंगे, इसीलिए उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए बर्न्स अब थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। फिर वो अपने एक साथी जिसका नाम मट है उससे मिलने के लिए जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि बात आगे नहीं बढ़ रही है। अधिकारी मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए बॉम्ब बनाकर नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से बर्न्स मट को लेकर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जिनका नाम हैरिस है उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो काफी बड़े ओहदे के ऑफिसर है और उन्होंने अगर बर्न्स के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया तो ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेस हो सकता है। बर्न्स एयर ऑफिसर हैरिस को अपने एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस दिखाता है और फिर उसके अगले सीन में बर्न्स उसके वाइफ के साथ बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि उनकी टीम को लगता है कि उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और ये पागलपन उन्हें अब छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये, आज एयर कमांडिंग ऑफिसर ने भी बर्न्स की बात सुनी, उनके वीडियोस भी देखे, पर उन्हें इस बारे में कुछ ठोस नहीं कहा। सो गुस्से में आकर बर्न्स ने आज इस्तीफा देकर वो घर आए हैं और फिर उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि आपके आने से ठीक पहले एक फोन कॉल आया था और ये फोन मिनिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब विमान उत्पादन मंत्रालय से था। वो आपसे कल मिलना चाहते हैं। हालांकि बर्न्स को लगता है कि वो लोग भी बर्न्स के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले हैं, पर बर्न्स की वाइफ उन्हें वहां जाने के लिए इंसिस्ट करती है और अगले दिन सुबह बर्न्स उनके ऑफिस में होते हैं और वहां उन्हें बताया जाता है कि खुद प्रधानमंत्री बर्न्स के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं और जर्मन डैम्स पर हमला करने की योजना बनाई गई है। मई 1943 में डैम्स पर हमला किया जाएगा, तो उस हिसाब से तैयारियां करनी होगी क्योंकि समय बहुत कम बचा है, क्योंकि अभी फरवरी शुरू है 1943 का और काम अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। इसे पूरा करने में अभी काफी लंबा वक्त लगने वाला है। एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले और बॉम्ब को ड्रॉप करने वाले क्रू को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और हमला मई महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में किया जाने वाला है, क्योंकि तब जर्मनी के सभी झील और डैम्स पानी से पूरी तरह से भर चुके होते हैं। उसके बाद डैम्स को तबाह करने के मिशन को डैम बस्टर्स नाम दिया जाता है और काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। इस मिशन के लिए एक नया स्क्वाड्रन भी बनाया जाता है। स्क्वाड्रन का मतलब है कि कुछ पायलट और बॉम्बर्स का ग्रुप जो इस मिशन को अंजाम देंगे और इस मिशन के लिए उन्हें स्पेशली ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए 24 वर्षीय विंग कमांडर गिब्सन को चुना जाता है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि नया स्क्वाड्रन बनाने के लिए उन्हें पायलट्स और बॉम्बर्स का चुनाव करना है। विंग कमांडर गिब्सन इस स्पेशल मिशन के लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर पायलट्स और बॉम्बर्स को चुनते हैं और एक नया स्क्वाड्रन बना के ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है और उन सबको बताया जाता है कि आप सबको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है और आपको ये बात अभी नहीं बताई जा सकती कि मिशन क्या है, क्योंकि खुद मैं भी नहीं जानता कि मिशन क्या है और टारगेट क्या होने वाला है। आपको बस इतना करना है कि इंग्लैंड की हर बड़ी झील के ऊपर उड़ान भरनी है और पानी के सतह के कम से कम ऊंचाई पर उड़ना है। मतलब झील पर उड़ते समय आपको पानी के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना है और फिर सभी पायलट्स और बॉम्बर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद पहली बार विंग कमांडर गिब्सन और बर्न्स की मुलाकात करवाई जाती है। बर्न्स बताते हैं कि इस मिशन की जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को है, आपको ये सारी जानकारी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखनी होगी। और फिर वो बताते हैं कि पायलट्स को 150 फीट की ऊंचाई से 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट से 600 गज की दूरी पर बॉम्ब को ड्रॉप करना है और ये बॉम्ब उछलता हुआ डैम की दीवार तक जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा और हर प्लेन में केवल एक ही बॉम्ब हो सकता है। ये सब सुनकर और देखकर गिब्सन को ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लगता है, पर वो पूरी तरह से अपनी कोशिश करने का वादा करता है। असलियत में गिब्सन को ये काम हो भी पाएगा या नहीं इस पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो भी बॉम्ब को रात के अंधेरे में गिराना है, तो रात में पानी की सतह से ठीक 150 फीट ऊपर उड़ना है, ना 1 फीट नीचे ना 1 फीट ऊपर। लगभग नामुमकिन लग रहा है, पर गिब्सन कोशिश करे बिना नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। फिर बर्न्स असली बॉम्ब के साथ परीक्षण करने लगता है और ये सारे परीक्षण फेल हो जाते हैं क्योंकि बॉम्ब का बाहरी कवच पानी की सतह की मार को झेल नहीं पा रहा था और बॉम्ब का बाहरी आवरण बार बार टूटकर बिखर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि गिब्सन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रॉब्लम ये है कि पानी के ऊपर ठीक 150 फीट की ऊंचाई पर ये कैसे उड़ेंगे। ना 1 फीट कम ना 1 फीट ज्यादा ऊपर उड़ना है। फिर एक दिन रात को विंग कमांडर गिब्सन एक डांस का प्रोग्राम देखने गए थे। तब वहाँ के स्पॉटलाइट्स को देखकर गिब्सन को एक आइडिया आता है।
कि इन स्पॉट स्लाइड की मदद से हम सटीक 150 फीट की ऊंचाई तय कर सकते हैं और फिर वापस आकर प्लेन के नीचे 2 स्पॉटलाइट सेट करके पानी पे उड़ान भरते हैं और नीचे देखने पर जिस जगह पर दोनों स्पॉटलाइट की लाइट्स एक दूसरे से टच हो रही होगी वो ऊंचाई ठीक 150 फीट की ऊंचाई होगी। इसी ऊंचाई पे उन्हें उड़ते रहना होगा और बॉम्ब को 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 600 गज दूरी पर ड्रॉप करना होगा और इसके बाद फिर से बर्न्स प्लेन से बॉम्ब ड्रॉप करने के परीक्षण करने लगता है और वो भी फेल हो जाते हैं। जैसे ही बॉम्ब पानी में गिर जाते हैं उसका आवरण फिर से टूटकर बिखरने लगता है और डैम पे हमला 19 मई से पहले करना होगा इन लोगों को और 19 मई की तारीख केवल अब से 4 हफ्ते ही दूरी पर है। तो बर्न्स काफी परेशान और निराश लग रहे हैं, पर तभी गिब्सन वहां आकर उन्हें बताता है कि हमने प्लेन सटीक 150 फीट की ऊंचाई पर कैसे उड़ाना है इसका तरीका ढूंढ निकाला है और अब हम ये कर सकते हैं। तब बर्न्स गिब्सन को बताते हैं कि ये जो परीक्षण फेल हो रहे हैं उसके पीछे का कारण बॉम्ब नहीं है और ना ही बॉम्ब के ऊपर का आवरण है, बल्कि 150 फीट की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो रही है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बॉम्ब का आवरण टूट रहा है। तो क्या आप लोग ये ऊंचाई 150 फीट की बजाय 60 फीट कर सकते हैं? गिब्सन थोड़े से हैरान हो जाते हैं और उनको ये चीज काफी हद तक नामुमकिन लगने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहते हैं कि हम कोशिश करके देखेंगे। फिर गिब्सन 60 फीट की ऊंचाई के अनुसार स्पॉटलाइट को फिट करते हैं और शाम के समय में एक झील के ऊपर से उड़ान भरते हैं। वो सक्सेस भी हो जाते हैं 60 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जब वो अपना प्लेन लैंड करते हैं तो देखते हैं कि उनके प्लेन के लैंडिंग गियर के पहिए पर पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ है उन पेड़ की डालियां फंसी हुई है। मतलब ये लोग अनजान जगह पर 60 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने जा रहे हैं। वहाँ पर पहाड़ हो सकते हैं और वो पहाड़ इनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस मिशन को जारी रखने का फैसला वो लोग करते हैं और फिर बर्न्स फिर से एक बार 60 फीट की ऊंचाई से परीक्षण करना शुरू कर देते हैं और उनकी ये कोशिश देखने के लिए गिब्सन भी वहां पर आता है और फाइनली प्लेन आता है और 60 फीट की ऊंचाई से बॉम्ब को पानी में गिरा देता है और इस बार परीक्षण 100% सटीक और सही साबित होता है। गिब्सन और बर्न्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और अब एक और सवाल का जवाब ढूंढना इनके लिए बाकी था और वो सवाल ये था कि डैम की दीवार से ठीक 600 फीट की दूरी का अंदाजा ये लोग कैसे लगाएंगे जहां पर इन्हें बॉम्ब को ड्रॉप करना है, क्योंकि बॉम्ब अगर जल्दी छोड़ा गया तो वो दीवार तक नहीं पहुंच पाएगा और अगर बॉम्ब छोड़ने में देरी हो गई तो वो उछलकर दीवार के पार चला जाएगा। ऐसे में उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का इजाद किया था। इस इंस्ट्रूमेंट के 3 सिरे थे और एक सिरे पर एक छेद था, दूसरे दोनों सिरे पर एक एक कील लगी हुई थी। डैम की दीवार पर 2 टावर्स होते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट के छेद से देखने के बाद वो दोनों टावर और ये दोनों कीले जब सीध में आ जाएंगे तो वो दूरी मतलब 600 गज की दूरी होंगी और तुरंत डैम पर जाकर इस बात का भी परीक्षण किया जाने लगता है और बार बार परीक्षण करने के बावजूद भी बॉम्ब सही जगह पर ड्रॉप हो रहा था और ये प्रूफ हो जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। दीवार से ठीक 600 गज की दूरी पर ये लोग बॉम्ब को ड्रॉप कर सकते हैं। अभी इनके हमले के लिए और जर्मनी के डैम्स को डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब हमला किया जाना है। सभी पायलट्स और बॉम्बर्स को बता दिया जाता है कि उनका मिशन क्या है। सभी प्लेन्स की मरम्मत की जाती है और सभी प्लेन्स में एक एक बॉम्ब भी फिट कर दिया जाता है और हर तरीके से तैयारी होने के बाद शाम हो जाती है और एक एक करके प्लेन उड़ान भरने लगते हैं और एक एक ग्रुप जर्मनी के 3 डैम्स की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। आज की रात केवल पायलट्स और बॉम्बर्स की ही रात नहीं है, बल्कि बर्न्स और उनके ऑफिसर्स की भी रात है। सभी लोग बेचैनी से अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। इधर सभी प्लेन्स अपने अपने टारगेट के नजदीक पहुंच चुके हैं, दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। दुश्मन की तरफ से जमीन से इनके ऊपर फायरिंग शुरू हो चुकी है, फिर भी प्लेन्स आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच एक प्लेन अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही दुश्मन द्वारा क्रैश हो जाता है। दुश्मन जमीन से लगातार इनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और पहली टीम फाइनली अपने टारगेट तक मतलब मोहान डैम पर पहुंच जाती है।
डैम के दोनों टावर पर सैनिक तैनात हैं और वो लोग दुश्मन प्लेन को देखकर इन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी प्लेन्स सही जगह से सही स्पीड के लिए फिर से घूम कर आते हैं और सही तालमेल के साथ डैम पर उड़ने लगते हैं और स्पॉटलाइट के जरिए सही ऊंचाई पकड़कर सही स्पीड के साथ, मतलब 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके सही जगह पर पहले बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया जाता है और बॉम्ब पानी में उछल उछल कर ठीक दीवार के पास जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। पर दीवार इतनी मजबूत है कि इस बॉम्ब के ब्लास्ट की वजह से उसे खरोच भी नहीं आई है। डैम के टावर से फायरिंग लगातार शुरू है। इधर बर्न्स और बाकी ऑफिसर बेसब्री से अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं और पहला बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद दीवार को खरोच भी नहीं आई है ये जानकर वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं। फिर दूसरा प्लेन घूमकर आता है और डैम पर दूसरा बॉम्ब गिराया जाता है। इस बार थोड़ी सी चूक हो जाती है और बॉम्ब उछलकर दीवार के पार चला जाता है और प्लेन के ठीक नीचे ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से प्लेन डैमेज हो जाता है और हवा में ही प्लेन भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर तीसरा प्लेन बॉम्ब ड्रॉप करता है और इस बार ये सटीक होता है। दीवार के पास जाकर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर इस बार भी दीवार को खरोंच भी नहीं आई थी। इधर दूसरे भी बॉम्ब से दीवार को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ ये जानकर बर्न्स और बाकी ऑफिसर और टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। इधर डैम पर एक और प्लेन बॉम्ब गिराता है और इस बार भी ठीक दीवार के पास जाकर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर इस बार भी दीवार नहीं टूटती और इधर बर्न्स और बाकी ऑफिसर्स की दिल की धड़कनें प्लेन से भी ज्यादा स्पीड से उड़ रही थी। इधर डैम पर एक और बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है। इस बार भी बॉम्ब सीधा जाकर दीवार के पास ब्लास्ट हो जाता है और इस बार डैम की दीवार टूट जाती है। ये टीम के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है और सारा का सारा पानी डैम से बाहर आने लग जाता है और कुछ ही देर में रूहर घाटी में बाढ़ आ जाएगी। इधर रात को ठीक 12:35 को फोन बजता है और फोन पे बताया जाता है कि जर्मनी का सबसे बड़ा डैम, जिसका नाम मोहान डैम है, उसमें छेद कर दिया जा चुका है। डैम की दीवार टूट गई है और सभी ऑफिसर्स और बर्न्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर दूसरा डैम, जिसका नाम है सौरपे, ये डैम काफी खतरनाक है क्योंकि डैम की दीवार के ठीक आगे बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिससे टकराने का बहुत ज्यादा खतरा है, पर फिर भी वहाँ पर जाकर बॉम्ब गिराए जाते हैं। पर यहाँ पर पहाड़ों की वजह से एक प्लेन क्रैश हो जाता है। यहाँ पर भी बार बार कुछ बॉम्ब को गिराया जाता है और आखिरकार सौरपे नाम का जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा डैम भी टूट जाता है और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते घाटी में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। जर्मनी का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पानी के नीचे समा जाता है। कई गांव और शहरों में पानी घुस जाता है। युद्ध सामग्री बनाने वाले कई कारखाने पानी के नीचे डूब जाते हैं और इसी तरीके से 3 में से 2 डैम्स को तोड़ने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। पर इनकी टीम में से 53 लोग मारे जा चुके थे। 3 लोगों को जर्मन्स ने जिंदा पकड़ लिया था। टोटल 19 प्लेन को रवाना किया गया था और वापस लौटकर सिर्फ 11 प्लेन आए थे। बाकी के प्लेन्स तबाह हो गए थे। जर्मनी में इन 2 डैम्स के टूटने की वजह से जो बाढ़ आई थी उनमें कई गांव और शहर तबाह हो गए थे, पर इस बाढ़ में 1700 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से लगभग 1000 लोग युद्ध सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों में मजदूर थे और बाकी के लोग जर्मनी के आम नागरिक थे। इन डैम्स को इसीलिए तोड़ा गया था और बाढ़ लाई गई थी क्योंकि जर्मनी की वो फैक्ट्री है जिसमें हथियार तैयार हो रहे हैं, वही अगर नष्ट करेंगे तो शायद वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर डायरेक्टली फैक्ट्रियों पे बम गिराए जाते तो कई सारे प्लेन्स और कई सारे पायलट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता और उसमें बहुत ज्यादा समय और सामग्री लग जाती। इसीलिए उन्होंने डैम को तोड़ने का डिसीजन लिया था। इन दोनों डैम्स को तोड़ना जर्मनी की सबसे बड़ी इतिहास की कुछ घटनाओं में से एक घटना ये है। हालांकि जर्मनी ने तुरंत डैम की मरम्मत करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी कई महीनों तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई थी। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की एक और कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी आपको नहीं भूलना है। मेरा दूसरा चैनल फिट मॉम्स क्लब, उसको भी आपको जाके एक बार चेकआउट करना है। अगर आपको यूजफुल लगते हैं वो वीडियो तो वहाँ पे भी आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।